अभी क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन ऑफ सनाउल्लाह स्टोर्स सेटअप आ 3 कॉलम कैश बुक एंड मेक पोस्टिंग देयरइन। ठीक है, सनाउल्लाह स्टोर है, 3 कॉलम कैश बुक पे अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और इनकी ट्रांजेक्शन इस तरीके से है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा रिक्वायरमेंट यहाँ पे इन्होंने नहीं दी है, रिक्वायरमेंट को क्वेश्चन में ही कह दिया गया है कि सेटअप अ 3 कॉलम कैश बुक एंड मेक पोस्टिंग देयरइन। 3 कॉलम कैश बुक में इन ट्रांजेक्शन्स को हमें सेटअप करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट में नहीं कहा। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे थे और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं दी गई थी। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि सेटअप करें 3 कॉलम कैश बुक एंड मेक पोस्टिंग देयरइन, मतलब बैलेंसेस वगैरह भी सेट करें। ठीक है, तो बैलेंसेस यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, और यहाँ पे हमें सिर्फ ट्रांजेक्शन्स दी हुई थी, हमें सिर्फ 3 कॉलम कैश बुक बनानी थी और उनके बैलेंसेस सेट करने थे लास्ट में। तो 3 कॉलम कैश बुक के हमने कॉलम्स ड्रॉ करें। यहाँ पे हमने सनाउल्लाह स्टोर नेम 3 कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2012, ये रिसिप्ट साइट होगी एंड ये पेमेंट साइट होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो बैलेंस थे वो ऊपर हमें नहीं दी गए थे और यहाँ पे हमें दी गए थे कि 1 मार्च 2012 ओपनिंग बैलेंस कैश 50,000 एंड बैंक 10,000, लेकिन ओवरड्राफ्ट का मतलब ये 10,000 इनके अपने नहीं है, ये बैंक के दिए गए हैं। ठीक है, तो जब भी बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट में हो तो उसको फिर हम यहाँ पे माइनस में रखेंगे। और माइनस में किस तरीके से रखेंगे, जैसे कि 1 मार्च बैलेंस 50,000 कैश में तो हमने लिख दिया, तो जो कैश ऑन हैंड था, लेकिन जो बैंक में था वो ओवरड्राफ्ट था, इसलिए ये 10,000 हमने माइनस में रखा। अगर सिर्फ बैलेंस कैश एट बैंक होता तो हम 10,000 ऐसी के ऐसी बैंक में लिखते थे, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट में बैंक का बैलेंस हो तो उसको हम फिर माइनस में रखेंगे। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं। 1 मार्च 2012 की ट्रांजेक्शन है कि सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर 50,000 एंड द डिपॉजिट 80% अमाउंट इनटू बैंक। 50,000 की सोल्ड मर्चेंडाइज की है जिसका 80% जो है वो बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 मार्च को सेल्स हुई है। ठीक है, और कितने की हुई थी, यहाँ पे टोटल जो अमाउंट थी वो 50,000 है। ठीक है, तो 50,000 का जो 80% हुआ वो 40,000 हुआ, जो कि बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो फिर बैंक की कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, और जो बाकी का जो था वो 20% वो 10,000 निकला और वो कैश के कॉलम में आ गया। ठीक है, टोटल 50,000 की सेल्स की थी जिसका 80% बैंक में डिपॉजिट करा दिया एंड रिमेनिंग 20% जो है वो कैश के कॉलम में आ गया है, 10,000 एंड 40%। जब 50% का 80% लेंगे तो 40,000 आएगा एंड उसका 20% लेंगे तो 10,000 आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों अमाउंट्स को सेट कर दिया। 3 मार्च की जो ट्रांजेक्शन है वो ये है कि आ चेक ऑफ 10,000 इशू अगेंस्ट इनवॉइस ऑफ 23 Feb अंडर क्रेडिट टर्म 2/10 एंड डिवाइड बाई 30। इसका मतलब ये होता है भाई देखिए, एक चेक है 10,000 का जो इशू हुआ था 23 Feb को। ठीक है ना, 23 Feb का को हमें इसको पैसे देने थे, लेकिन पैसे अब हम कब दे रहे हैं, 3 मार्च को। ठीक है, जो 10,000 का ये चेक था हमें 23 Feb को देना था, लेकिन हम 3 मार्च को अब दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये पेमेंट 25 को करनी थी, ठीक है, वो कह रहा था कि भाई 25 को पेमेंट करनी थी, अगर आप 10 दिन में इसकी पेमेंट कर देते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, ये चेक इशू है तो इस पर जो भी डिस्काउंट वगैरह होगा वो क्या कहलाएगा, परचेज डिस्काउंट। अब 23 Feb को पेमेंट करनी थी तो 3 मार्च को हमने कर दिए, तो 10 दिन ही हो गए। ठीक है ना, तो 10 दिन में या 30 दिन में अगर इसकी पेमेंट कर देते हैं तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो हम 3 मार्च को इसकी पेमेंट कर रहे हैं तो हमें 2% का जो डिस्काउंट है वो मिल रहा है। तो फिर इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड पे, क्योंकि परचेज डिस्काउंट है। ठीक है, तो 3 मार्च को अकाउंट पेबल हो रहा है, 200 का परचेज डिस्काउंट हो एंड 9,800 के बैंक में पैसे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो 10,000 थे इसके लिए चेक इश्यू हो रहा था तो इसकी पेमेंट थ्रू चेक हो रही थी। ठीक है, तो 10,000 का जब हमने 2% दिया तो 200 आया, तो 200 को हमने यहाँ पे परचेज डिस्काउंट में डाल दिया एंड बाकी की जो अमाउंट है वो 9,800 की बैंक के कॉलम में चली गई। ठीक है, ये 3 मार्च की एंट्री हो गई। 8 मार्च 2012 को रिसीव चेक फॉर 11,000 फ्रॉम उमर आ कस्टमर अगेंस्ट हीज अकाउंट ऑफ 11,100 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, रिसीव हुआ चेक 11,000 का। ठीक है, 11,100 का जो था वो चेक था, लेकिन हमें रिसीव कितने हो रहे हैं, सिर्फ 11,000।
तो जब चेक रिसीव हो रहा होता है, ठीक है ना, और उस पर जो डिस्काउंट होता है वो क्या कहलाता है, सेल डिस्काउंट। तो हम इसको रिसिप्ट साइड पे जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो 8 मार्च को अकाउंट रिसीवेबल हुआ है, 11,000 का कैश रिसीव हुआ है, तो हमने कैश के कॉलम में 11,000 डाल दिए। 100 रुपये जो है, 100 रुपये जो है, ठीक है, वो हमने सेल डिस्काउंट के कॉलम में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये रिसिप्ट चेक था और जो भी रिसिप्ट हो रही होती हैं जो कैश वगैरह वो हम रिसिप्ट साइड पर लिखते हैं, इसलिए हमने ये 11,000 रुपये कैश के कॉलम में रख दिए और जो ये 100 रुपये थे 100 थे जो सेल डिस्काउंट था वो सेल्स के कॉलम में आ गया, ठीक है। 18 मार्च 2012 को डिपॉजिट उमर का चेक इनटू बैंक। अच्छा, उमर से जो चेक रिसीव किया था वो 11,000 का था, अब वो डिपॉजिट हो रहा है बैंक में 18 मार्च को। तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट कंबाइंड एंट्री है, ठीक है। तो 18 मार्च को यहाँ पे 11,000 जो है वो बैंक के कॉलम में जाएंगे रिसिप्ट साइड पे, क्योंकि डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिपॉजिट लिखेंगे आप कि कैश हमने डिपॉजिट करा दिया है, तो बैंक में गए 11,000 रुपये और ये कंबाइंड एंट्री है। और वहाँ पे भी पेमेंट साइड पे भी एंट्री बनेगी 18 मार्च की, बैंक कंबाइंड एंट्री 11,000, क्योंकि इसकी जो एंट्री वो ये थी कि बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, कैश भी आ रहा है बैंक भी आ रहा है और इन दोनों ही अकाउंट को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश क्रेडिट है इसलिए उसकी अमाउंट को पेमेंट साइड पे हमने रखा, बैंक डेबिट है इसलिए उसकी अमाउंट को हमने रिसिप्ट साइड पे रखा 11,000, और बैंक में जा रही है तो यहाँ पे कैश आएगा, और यहाँ पे अगर जो है वो कैश में जाएगी तो यहाँ पे बैंक आएगा। यहाँ पे आप कैश बैंक ना लिखें तो भी ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ डिपॉजिट लिख सकते हैं, क्योंकि डिपॉजिट से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे कैश डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। और फिक्स एंट्री है, इसको फिक्स तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है। जब भी आप पैसे कहीं डिपॉजिट कराएंगे तो वो अमाउंट रिसिप्ट साइड पे बैंक के कॉलम में आएगी और वही अमाउंट पेमेंट साइड पे कैश के कॉलम में आ जाएगी, और यहाँ पे डिपॉजिट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंबाइन का सी लिखना नहीं भूलिएगा, इससे पता चल रहा है कि ये कंबाइन एंट्री है। ये 18 मार्च 25 मार्च 2012 रिसीव 3,000 एज एडवांस फ्रॉम शुएब फॉर द गुड्स टू बी सोल्ड आफ्टर 2 वीक्स। 3,000 रुपये एडवांस में शुएब से लिए हैं गुड्स के लिए, जो कि 2 हफ्ते बाद सेल करनी है। अच्छा, अब देखिए सेल हमें 2 हफ्ते बाद करनी है, लेकिन उसके पैसे ले लिए हमने, तो वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर कहलाता है, ठीक है। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर पैसे तो आएंगे ना, किसी भी किस्म की रिसिप्ट होगी तो वो रिसिप्ट साइड पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो 25 मार्च को एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और कितने पैसे रिसीव किए, 3,000 कैश में आ गए हमारे पास, ठीक है। 3,000 जो वो कैश के कॉलम में लिखती है। अच्छा जी, तो हम 25 मार्च 2012 के ट्रांजेक्शन में थे कि 3,000 रुपये जो हैं वो शुएब से एडवांस में ले लिए हैं, जो कि 2 हफ्ते बाद सेल होनी है उसकी। तो इसको मैंने बताया था कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर से लिखने हैं हमने। तो 25 मार्च एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और कितने पैसे रिसीव करें, 3,000 रुपये, तो वो कैश के कॉलम में आ जाएंगे 3,000, ठीक है। किसी भी किस्म की रिसिप्ट होगी तो वो रिसिप्ट के कॉलम में आएगी, अगर थ्रो चेक है या थ्रो जो है वो थ्रो चेक है या थ्रो वो ऑन कैश है। अच्छा, पैसे अगर चेक के जरिए भी रिसीव हो रहे हैं तो वहाँ पे हम कैश ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट इसकी ट्रांजेक्शन जो वो ये है 28 मार्च 2012 विड्रॉ कैश फॉर 3,000 फॉर पर्सनल यूज़। कैश विड्रॉ हुआ है 3,000 का पर्सनल यूज़ के लिए। तो ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट सिंपल एंट्री 28 मार्च ड्राइंग हुई है और कितना कैश विड्रॉ है 3,000 का, तो 3,000 हमने कैश के कॉलम में डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग हमेशा पेमेंट साइड पे जो है वो रिकॉर्ड होगी, क्योंकि कैश वहाँ पे क्रेडिट है। तो कैश बैंक क्रेडिट होता है तो वो पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होता है, कैश बैंक अगर डेबिट है वो रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड होता है। इसके बाद हमारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। अब हम इसकी जो है वो बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट साइड के कैश एंड बैंक कॉलम को टोटल कर लेते हैं। तो ये 74,000 एंड ये 41,000। फिर हमने पेमेंट साइड के कैश एंड बैंक कॉलम को टोटल कर लिया, तो ये 11,000, 3,000, ये हो गया 14,000, ये 9,800, ठीक है। ये परचेज डिस्काउंट ऐसे का ऐसे आ गया, 100 ये ऐसे का ऐसे आ गया सेल डिस्काउंट। अब 7,400, 41,000 को हमने एज इट इज़ यहाँ भी लिखा, ठीक है। और हमने पेमेंट साइड पे भी लिखा बिल्कुल इसी लाइन में 74,000, 41,000। अच्छा, इसके साथ जो वो परचेज डिस्काउंट आ जाता है और यहाँ पर जो है वो सेल डिस्काउंट आ जाता है। अब जो हमने पेमेंट साइड को टोटल किया था 1 बाय 1 हम उसको माइनस करेंगे। तो जो रिसिप्ट साइड का कैश कॉलम है 74,000 का, उसको हमने पेमेंट साइड के कैश कॉलम से माइनस करना है 14,000, तो ये आ गया 60,000। फिर रिसिप्ट साइड का जो बैंक कॉलम है 41,000, उसको हमने माइनस करना है बैंक का जो पेमेंट का जो बैंक कॉलम है 9,800, तो हमारे पास आया 31,200। तो ये दोनों अमाउंट हमने यहाँ पे भी एज इट इज़ लिख दी
ये बैलेंस CD हो गया 31 मार्च, ये 1 अप्रैल बैलेंस BD। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी अलग से, क्वेश्चन में बता दिया था कि 3 कॉलम कैश बुक हमें बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है।